हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह बीए पार्ट थर्ड ईयर की क्लास है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में आप जानते हैं 3 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। पहला इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा पब्लिक फाइनेंस। तीनों पोर्शन पर एक एक यूनिट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली यूनिट में हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका पिछले वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आर्थिक वृद्धि और विकास की अवधारणाएं क्या हैं। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा सामान्य अर्थों में दीर्घकाल में यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगातार वृद्धि होती है तो उसको आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक विकास की अवधारणा, आर्थिक विकास में हम वो एक विस्तृत अवधारणा है जिसमें हम आर्थिक वृद्धि प्लस परिवर्तन को जोड़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस चेंजेस। और आधुनिक समय में विकास की प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का जब हमने अध्ययन किया तो इसका वर्गीकरण किया जाता है कि अनेक आर्थिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, जिसमें हमने कल पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी परिवर्तन और नव प्रवर्तन जो है वो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व अनार्थिक कारक कौन से हैं। यह कारक आर्थिक विकास को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यह कारण ऐसी व्यवस्था एवं वातावरण का निर्माण करते हैं जिससे विकास प्रभावित होता है, प्रोत्साहित होता है। इसमें फर्स्ट कारक है अंतर्राष्ट्रीय कारक। किसी भी देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उस समय की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां क्या हैं, उस देश के अपने पड़ोसी देशों से संबंध कैसे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति कैसी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देश आजकल समूह और संगठन बनाते हैं जिससे उनके व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। तो वह देश जैसे G20 या और अन्य क्षेत्रीय संगठनों में किस प्रकार की भागीदारी रखता है, यह कारक विकास के मार्ग को निश्चित करते हैं। दूसरा है सामाजिक कारक, जिसको कहते हैं सोशल फैक्टर्स। आर्थिक विकास से यदि समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं पहुंचता है तो समाज के सभी वर्ग विकास प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनते हैं। ऐसा विकास ना तो समाज के हित में है और ना ही वह दीर्घकाल में लाभदायक बन पाता है। समाज में विभिन्न तत्व होते हैं जो विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। किसी भी समाज का आचार विचार, सोच, समझ, ग्रहण करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सहनशीलता आदि ऐसे तत्व हैं जो समाज के विकास और प्रगति को प्रभावित करते हैं। समाज की नए आविष्कारों, अनुसंधानों और वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में सोच विचार कर तथा उन्हें ग्रहण करने की क्षमता विकास को प्रभावित करती है। जैसा कि आपने देखा होगा, भारत में अशिक्षा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक है, उसके बावजूद जब संचार के क्षेत्र में मोबाइल आया तो प्रारंभ में लोग ये कहते थे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु अब आपने देखा होगा कि आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बन गया है और लोगों ने इसे स्वीकार किया। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति ने तर्क तथा संदेह को जन्म दिया, जिन्होंने उत्साह, साहस और जोखिम उठाने की क्षमता को प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप यहाँ भी नए नए आविष्कार और खोज हुई जिससे वणिक वर्ग को बढ़ने में मदद मिली। इन परिवर्तनों ने सामाजिक व्यवहार, आकांक्षाओं और मूल्यों को जन्म दिया। लोगों में बचत और विनियोग करने की आदतें आई, जोखिम उठाकर लाभ अर्जित करने की क्षमता का विस्तार हुआ। अब संयुक्त परिवार प्रथा के स्थान पर एकल परिवार प्रथा होती है और जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर दूर दराज के इलाकों में, बड़े शहरों में भी उद्यम के विकास के लिए जाती है। व्यावसायिक गतिशीलता और शहरीकरण ने औद्योगिकरण को बढ़ाया और देश का विकास तेज गति से हुआ है। विकासशील राष्ट्रों की सामाजिक व्यवस्था कहीं पर अभी विकासोन्मुख यदि नहीं होती है, उसका कारण होता है पुरानी सोच, रूढ़िवादी परंपराओं में विश्वास, धर्मांधता, अशिक्षा, कुपोषण, लिंग भेद, उच्च जन्म दर, और इस सब को बदलने में समय लगता है क्योंकि इसके लिए समाज की सोच को बदलना होता है। यद्यपि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आने लगता है, वह शिक्षा, आवास और पोषण पर खर्च करने लगते हैं,
और यह प्रवृत्ति बहुत धीमी होती है, परंतु दीर्घकाल में इसी से लाभ होता है। विकास के साथ साथ पीढ़ियों में बदलाव आने लगता है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स के साथ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो इस तरह सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं समाज में, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे गुरनाल मिडल की एक प्रमुख पुस्तक है एशियन ड्रामा, उसमें उन्होंने आधुनिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि आधुनिक तकनीक का आशय केवल यह नहीं है कि किसी उपकरण को प्राप्त करें और उसका उपयोग कर लें, बल्कि नई तकनीक नई सोच के साथ आती है, उसे हमें अपने जीवन में संभालना स्वीकार करना होगा। दूसरा नेक्स्ट कारक है राजनीतिक कारक। सामाजिक और आर्थिक विकास की एक प्रमुख शर्त है कि राष्ट्र को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात देश के निवासी अपना भाग्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हों। गुलामी से गरीबी आती है, ये दोनों उपनिवेशवाद में हमेशा सिद्ध हुई हैं। इतिहास साक्षी है कि गुलाम राष्ट्रों का सदैव शोषण हुआ है। भारत 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तो भारत उससे पूर्व सोने की चिड़िया था, परंतु अंग्रेज़ों ने इस देश को बिल्कुल औद्योगिक दृष्टि से बर्बाद कर दिया। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था यानी प्रजातंत्र, अधिनायकवाद और सैन्य शासन भी आर्थिक विकास पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। प्रजातंत्र सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था होती है। प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वशासन पर आधारित व्यवस्था होती है। इसमें नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इंग्लैंड में बिल्कुल प्राचीन समय से जनतंत्र चला आ रहा है। अमेरिका एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसने उसके विकास को प्रभावित किया है। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था। आर्थिक विकास को तीव्रता प्रदान करने तथा लाभकारी योजनाओं के सही तथा सफल क्रियान्वयन के लिए चुस्त, संवेदनशील तथा कुशल प्रशासन का होना नितांत आवश्यक है। भ्रष्ट, अकुशल तथा असंवेदनशील अधिकारी और कर्मचारी देश का बड़ा नुकसान करते हैं, नीतियों को अहित करते हैं। नीतियाँ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट और अकुशल होता है तो नीतियों का लाभ गरीब व्यक्तियों को नहीं मिल पाता। और यदि उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों से भी एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है, गांव में भी कृषि में जो सुधार किए जाते हैं उससे आय की असमानताएं बढ़ती हैं, तो विकास में बाधा उत्पन्न होती है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है और वहाँ का प्रशासन जो होता है उसे पारदर्शिता अधिक होती है। आपने देखा होगा भारत में भी आजकल जो भी फ्लैगशिप सरकार की योजनाएं होती हैं, चाहे गरीबों को स्कॉलरशिप देनी हो, कोई पेंशन देनी हो, गैस इत्यादि की योजना हो, उन सबको आपने देखा होगा ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन से उसे पारदर्शिता अधिक है और जो वस्तु जिस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, सरकार का प्रयास रहता है कि उसके बीच में बिचौलिए ना आए और अंतिम जो गरीब व्यक्ति होता है उसको इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा जस्टिस यदि डिले होता है क्या, तो इसका मतलब उसे जस्टिस प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी राष्ट्र का न्यायिक तंत्र जो होता है वह अकुशल, असंवेदनशील और भ्रष्ट है तो देश में सामाजिक ढांचा विकृत हो जाएगा, समाज में असंतोष उत्पन्न होगा और ये विकास को प्रभावित करेगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता और तुरंत निर्णय देने की क्षमता देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करती है। आपने देखा होगा जब भी कोई ऐसे विवादास्पद मामले होते हैं तो देश की समस्त जनता को न्यायपालिका का भरोसा होता है कि वह उनके साथ न्याय करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास को जानने के निर्धारक तत्व। आर्थिक विकास, जैसा कि आप समझ गए हैं, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास ये दो भिन्न धारणाएं होती हैं, अर्थशास्त्र में अलग अलग होती हैं, परंतु इन्हें पर्यायवाची समझ लिया जाता है। किसी भी देश को आर्थिक विकास को जानने के लिए हम निम्न बिंदुओं का सहारा ले सकते हैं। पहला है वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन की संरचना क्या है। यदि किसी देश में युद्ध संबंधी सामग्री बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उससे समाज का आर्थिक व सामाजिक कल्याण नहीं होता है, अतः वह विकास नहीं है। जैसे लीबिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। इसके अतिरिक्त यदि कुल उत्पादन पूंजीगत वस्तुओं का अनुपात अधिक होता है तो उसे भी विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भविष्य के विकास में सहायक होगा। विकास से तात्पर्य है कि लोगों के जीवन स्तर में तत्काल सुधार होना चाहिए। जैसे भारत में 1950 से 60 के दशक में जब बड़े उद्योगों पर अधिक बल दिया गया, उस समय आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ। देश में वेज गुड उपलब्ध होती है तो उसे विकास माना जाएगा। दूसरा है उत्पादन किस तरह हो रहा है। विकास के लागत व लाभ दोनों होते हैं। यदि किसी विकास की लागत अधिक होती है तो उसे विकास नहीं कहेंगे। जैसे यदि किसी राष्ट्र के काम के घंटे ज़्यादा हैं, काम करने की दशाएं स्वस्थ नहीं हैं,
नागरिक केवल काम करते रहते हैं, उनके सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसे विकास नहीं कहेंगे। इसी कारण से औद्योगिक क्रांति को भी विकास नहीं माना जाता है, जिसमें श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, किसके लिए उत्पादन हो रहा है? उत्पादन के वितरण पर विकास निर्भर करता है। यदि आय वृद्धि का लाभ केवल कुछ अमीर व्यक्तियों को मिलता है और आय की असमानताएं बढ़ती हैं, केंद्रीयकरण अधिक होता है, तो उसे विकास नहीं कहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है पर्यावरण संतुलन की स्थिति। पर्यावरण का संतुलन 1970 के बाद यह प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ कि विकास तभी माना जाएगा जबकि साधनों का मितव्ययता से उपयोग हो, साधनों का कम से कम विनाश हो और पर्यावरण संतुलन बना रहे। आजकल आप जैसे पर्यावरण वाला पेपर पढ़ते हैं, उसमें या ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ये एक जनरल टॉपिक है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, तो ऐसा विकास दुनिया के हित में नहीं है। नेक्स्ट बिंदु है भावी विकास की सोच। विकास में सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए, लेकिन साधनों का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए ताकि हम भावी पीढ़ी के लिए भी साधनों को छोड़कर जाएं। धन्यवाद।